हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का विज्ञान पथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर रोशन कुमार, जो आपको पूरे सेशन मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th और क्लास 9 दोनों में मैं आपको मैथ पढ़ाते हुए दिखूंगा पूरे सेशन। और ये पूरे साल क्लास 10th का जो है आपका सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करके देंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी हम लोग की तरफ से होगी, जिससे आपको बोर्ड में बेहतर अंक प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत होगी और मेरी मेहनत होगी, दोनों की अगर मेहनत होगी साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, बेहतर नंबर लाने की कोशिश किया जाएगा और आपकी मेहनत आपकी सफलता की पहचान बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोलते हैं। और ये देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। अगर वो बात समझ जाते हैं तो चैप्टर शुरू करने में बेहतर होगी, क्योंकि छोटी छोटी जो बात है अगर आपके पास उसकी जानकारी है तो चैप्टर जब पढ़ेंगे, इसकी क्वेश्चन जो करेंगे ना, तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर हो जाएगा कि हम सभी चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी है। जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो क्लास 10th के 3rd नंबर चैप्टर में ये हैं। इससे मार्क्स की बात की जाए तो क्योंकि हम लोग पढ़ भी गए हैं, किसके लिए, बोर्ड की तैयारी है हमारा, तो हम इसमें ना मार्क्स भी देखेंगे कि हमारे एग्जाम में ना इस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। तो अगर हम चैप्टर में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होती है 1 नंबर की ना, 3 या 4 प्रत्येक वर्ष इसमें ना 3 या 4 यहाँ क्वेश्चन नंबर है। ये क्या है जी, क्वेश्चन नंबर। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी सब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट टाइप, दो टाइप का आता है सब्जेक्टिव में, एक शॉर्ट टाइप और एक होता है लॉन्ग टाइप। मतलब लॉन्ग टाइप कितने नंबर, लॉन्ग टाइप कितने नंबर का आता है, तो 5 नंबर का, 5 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5। और ये कितने, तो ये आपका आएगा 2 मार्क्स का। तो ये शॉर्ट टाइप की बात की जाए ना, तो शॉर्ट टाइप भी ना 2 या 3 तो देखने को मिलते हैं प्रत्येक साल। और लॉन्ग टाइप में भी एक होगा, एक तो फिक्स है भाई, होना ही होना है, या 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर टोटल नंबर की बात करें, टोटल मार्क्स की बात हम लोग करते हैं, टोटल मार्क्स की बात अगर करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो 4 नंबर, और यहाँ 2 से 3 मतलब यहाँ 6 नंबर, 4 नंबर 10 और 5 15, मतलब मिनिमम की बात कर लिया जाए, कितना नंबर, 15 नंबर। इस चैप्टर से ना मिनिमम 15 नंबर प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इससे ज्यादा ही पूछा जाएगा, लेकिन इससे कम आने की चांस नहीं है। तो हम लोग देखने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। नंबर मार्क्स के लिए ये देख लिए कि हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके बाकी ये चैप्टर जो क्लास 10th के है ना, उसमें भी ये आपको सहयोग करेंगे बनाने के समय में। जैसे आप बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं, या आप कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, इस सभी में इक्वेशन आने वाले हैं, क्योंकि बिना इक्वेशन का तो भाई क्लास 10th का या 9th कोई भी मैथ कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, दो दो का अर्थ ही होता है 2 होना चाहिए भाई, कब होना चाहिए, 2, ये तो आप जान ही रहे होंगे। यहाँ चर की बात हो रही है, तो भाई जिसका मान बदल जाता है, जिसका क्या हो, जिसका मान बदले, मान क्या हो, बदले, मतलब मान बदलेगा ना, तो हम उसे कहेंगे कि क्या है, चर। वो क्या कहलाएगा, चर। उदाहरण के तौर पे जैसे आप देखते होंगे कि एक्स है, वाई है, जेड है, डैश, ये बहुत सारी है जो आपको क्या होंगे, चर कहलाएंगे, जिसका क्या हो जाता है, मान बदल जाता है। उसका क्या होगा, मान बदल, मतलब मान बदल जाता है, मतलब परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, तो हम कहेंगे वो चर है। अब देखिए रैखिक समीकरण, इसका क्या अर्थ है, तो इसका सिंपल सा अर्थ क्या है, जिसका घात, मतलब कोई समीकरण दिया है और उस समीकरण में ना चर का, उस समीकरण में किसका घात, जी चर का, जिसका घात क्या हो, एक हो। मतलब किसका घात की बात हो रही, किस चीज की घात की बात हो रही भाई, तो चर की घात, मतलब चर की क्या हो, घात कितनी हो, एक हो। चर की अधिकतम घात अगर एक होगा ना, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। मतलब वैसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, उसे कहेंगे रैखिक समीकरण। तो यहां से यहां तक हम बात समझ गए कि क्या, दो चर वाली
दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो और साथ में उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए हुआ, अधिकतम घात एक होगा ना, तो हम कहेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब साथ में यहाँ युग्म की बात आ रही है। इसका अर्थ अगर इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ना तो पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर। जैसे जोड़ा, जोड़ा समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास आप लोग इतना तो जान रहे होंगे, ये तो हमको लग रहा है कि आप पेयर युग्म समझ रहे हैं, जोड़ा भी समझ गए। जोड़ा क्या, जैसे आपके पास है, अगर आपके पास क्या होंगे, नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलेंगे तो चप्पल, वो क्या रहते हैं? पेयर में रहते हैं, क्योंकि दोनों पैर की होते हैं। उसी तरह बहुत सारी चीजें जो पेयर में हो, ठीक है ना, तब मतलब जोड़ा का अर्थ हो दो गो होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? दो। जैसे अगर हम कहेंगे कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे, तो दो चर तो होंगे साथ में दो गो इक्वेशन, तो इक्वेशन दो इक्वेशन, दो चर और दो इक्वेशन, तब कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। केवल यहां से यहां तक की बात किया जाए तो अब कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो तो दो गो चर में एगो समीकरण होगा, दो चर वाला रैखिक कहलाएगा, जिसका घात अधिकतम एक होना चाहिए। युग्म कह दे इसका मतलब दो गो होना चाहिए, दो गो समीकरण, दो गो चर और जिसका घात एक हो, उसी को बोलेंगे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब आगे हम लोग देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण के बारे में देखेंगे। क्या है सबसे पहले, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो समीकरण तो जानेंगे ही जानेंगे कि भाई समीकरण कहते किसको है। अगर समीकरण ही नहीं पता है तो फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे जानेंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानने के लिए देखिए, समीकरण किसे कहते हैं ये जानते हैं। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां समानता दिखाया ना, ये किसके बराबर है वाह? तो जीरो के बराबर है। तो ये समानता तो दिखाया, क्या दिखाया? समानता दिखाया। वैसे ही आप कर सकते हैं, यहां ये भी क्या दिखा रहा है? समानता दिखा रहा है। जो ये 2x+5 किसके समान है? 7 के। यहाँ 2x+y किसके समान है? 0 के। तो यही समानता दिखाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या जी? दो राशियों के बीच, मतलब देखेंगे ये 7 और इस राशि के बीच में क्या दिखा रहा है? समानता, मतलब बराबर, इक्वालिटी दिखा रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अब समीकरण में देख लेते हैं, एक चर, दो चर, इससे अधिक भी चर हो सकते हैं, एक चर भी हो सकते हैं, दो चर भी हो सकते हैं और इससे अधिक भी चर हो सकते हैं। और समीकरण में देखेंगे एक चर, एक से अधिक चर या अचर राशियां होती है। एक और बात देखिएगा, जिस मतलब सॉरी, यहाँ देखेंगे, ये जिसका छोड़ देते हैं, यहाँ घात जो होगा ना, घात भी होगा ना, तो एक, दो या अधिक हो सकते हैं, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नाम क्या हो जाएगा जी? चेंज हो जाएगा। एक घात है तो रैखिक कहलाएगा, दो घात होगा तो द्विघात कहलाएगा, तीन घात होगा तो त्रिघात कहलाएगा। असमानता लगा है, मतलब ये समान बराबर का चिन्ह लगा है, तो कहेंगे कि वो एक चर, एक घात है तो उसे रैखिक समीकरण कह देंगे। अगर दो घात होगा तो द्विघात समीकरण कह देंगे, तीन घात होगा तो त्रिघात समीकरण। वो आगे की बात है, आगे वाले चैप्टर में हम लोग उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग केवल समीकरण देख रहे हैं, वो भी समीकरण में समानता होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, ये समानता बराबर का साइन लगा है और दोनों तरफ, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों तरफ अगर संख्या दी गई है, चर हो या अचर हो, तब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन वो है और नहीं तो नहीं है। जैसे अगर हम कहेंगे क्या हुआ, ये 4x+5 ये समीकरण है, तो मेरा जवाब होगा समीकरण नहीं है। क्या है? ये समीकरण नहीं है। अब पूछा जाए नहीं है तो भाई ये क्यों नहीं है? कारण पता होना चाहिए भाई। कारण नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए। कारण पता होना चाहिए, तो हम कहेंगे इसमें ना समानता, बराबर का चिन्ह नहीं लगा। अगर बराबर का चिन्ह लगा और कुछ और संख्या दे दी है उसके बराबर में, तो कहेंगे कि वह समीकरण है। जैसे ये देखो 4x+5 बराबर 0, यहाँ देखो ये समानता का चिन्ह लगा और लगा बराबर में कुछ भी संख्या हो, 0, 1, 2, 3, -4, -5, -6, कुछ भी संख्या है, इसका मतलब है कि ये समीकरण हो जाएगा। और इसमें समानता, बराबर, इक्वल का साइन नहीं दिया गया है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। तो समीकरण तो समझ लिए। अब समीकरण में दो तीन चीज आ गए। जैसे यहां देखते हैं भाई, चर और अचर।
ये भी जान लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। वेरिएबल बोलते हैं चर को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हुआ, वेरिएबल बोलते हैं। मतलब जिस राशि का मान है ना परिवर्तनशील हो, बदल जाता हो, गणितीय प्रक्रियाओं में उसका मान क्या होता हो जी, चेंज होते रहता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं चर। और चर के लिए एग्जांपल के तौर पे ले लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, जिसका मान ना गणितीय प्रक्रियाओं में जब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण में ना, तो आप देखिएगा कि एक्स का कभी मान 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आ गया, कभी वाई का मान 0 आ गया। तो ऐसे बदलेगा। और जब बदल रहा है, जिस राशि का मान क्या हो जी, बदल जाए, मतलब फिक्स नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, वह चर राशि है। वो क्या है जी, चर राशि है। तो चर राशि तो आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ लिखा ना गया है अस्थिर, मतलब अस्थिर मतलब स्थिर नहीं हो, फिक्स नहीं हो, बदले, चेंज हो जाए, जिसमें परिवर्तनशील होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, चर है। तो चर के लिए उदाहरण ले लिए एक्स वाई जेड। अब चर जान गए तो अचर भी जानेंगे, क्योंकि चर के विपरीत अपोजिट अचर होता है। मतलब जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में क्या हो जाता है, नहीं बदलता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अचर। यहाँ स्लाइड में देख भी लेते हैं, लिखे हुए हैं, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं बदलता है, देखिए यहाँ लिखा गया है नहीं बदलता, उसी में बोलते हैं क्या जी, अचर है। जैसे यहाँ एग्जांपल 1 2 3 4 5, कभी भी गणितीय प्रक्रिया कर रहे हैं तो 1 कभी भी बदल के 2 में नहीं जाएगा, और 2 कभी भी बदल के 3 नहीं होता है। इसलिए ये सभी राशि क्या है, तो ये सभी राशि अचर है। तो हमने देख लिया भाई चर के बारे में, अचर के बारे में, समीकरण के बारे में। आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमको पढ़ना तो है भाई कितना चर का, 2 चर वाला। कितना चर वाला जी, 2 चर वाला। लेकिन 2 चर से पहले ना एक चर की भी जानकारी हो जानी चाहिए, जो क्लास 9th और 8th में पढ़ना था। लेकिन अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ना कहीं से हम नहीं चाहते हैं किसी भी बच्चा को दिक्कत हो। वो जीरो लेवल से, मतलब जीरो से वो पढ़े, जीरो लेवल से हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि उसकी ना मैथ 9th पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी मैथ क्या हो, बेहतर हो जाए। नहीं भी पढ़ा उसका भी, और जो पढ़ा है उसका भी बेहतर नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ये पहले ही क्लास में, इससे पिछले क्लास में हम लोग को पढ़ना था, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लेंगे। जैसे लिखा हुआ एक चर वाले रैखिक समीकरण। भाई रैखिक का अर्थ पहले ही जान गए हैं कि क्या होना चाहिए, एक घात होना चाहिए। रैखिक का क्या अर्थ होता है जी, एक घात क्या हो, एक घात हो। यहाँ भी देखते हैं भाई, एक चर, चर कब हो, एक हो, एक ही चर हो और एक ही घात हो, तब उसे कहेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। परिभाषा क्या है इसका, तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और जिसकी अधिकतम घात एक हो। चर कितनी हो, एक, और उसकी घात भी कितनी हो, तो एक ही घात हो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि जिस समीकरण में केवल एक चर के साथ उस समीकरण में ना चर का उच्चतम घात एक हो, उसी को बोलेंगे रैखिक समीकरण। अब आते हैं रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप बोलते हैं, या मानक रूप बोलिए, तीनों में से किसी नाम से आप उसको क्या कर लेते हैं, पुकार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आपका क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का ना रूप है। क्या है जी, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण का हुआ रूप दिया गया, व्यापक रूप है। देख लो यहाँ पे ये जो x दिख रहा है ना, यही चर है। यहाँ पे यही क्या काम करेगा, तो चर का काम करेगा। x जो दिखा वही चर का काम करेगा। और a और b जो है ना, a और b क्या कहलाएंगे, तो a b ये आपका ना अचर है। ये क्या है जी, अचर। अचर में तो क्या, तो अचर में वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या तो आपको पता ही होगा कि परिमेय और अपरिमेय को मिला दे तो वास्तविक बनता है। लेकिन एक शर्त और आती है यहाँ पे कि भाई ax प्लस b अगर ये बराबर में 0 दिया है, तो ये तो एक चर में समीकरण है। एक चर में रैखिक समीकरण है। एक चर में रैखिक है। रैखिक क्यों है, क्योंकि घात यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण है। घात कितना है इसका, यहाँ देखो घात कितना दिख रहा है जी, नहीं दिखा, छिपा हुआ है, मतलब एक है। तो एक चर में रैखिक समीकरण तो ये है, लेकिन एक शर्त है, जहां हुआ ना क्या होना चाहिए था, ए ना 0 के बराबर नहीं हो,
अगर ये 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा जी, 0 बन जाएगा, केवल b बराबर 0 हो जाएगा। तो x जब चर ही नहीं बचेगा तो समीकरण, इसको हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे एक चर में रैखिक समीकरण। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई, क्या है, तो ये देखो 2x + 4 बराबर 0, एक चर में समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना x क्या काम कर रहा है, चर का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल 3y, क्योंकि बार बार x ही पे नहीं, 2 बराबर में 7। ये देखो समीकरण, तो पहले देखो इसकी समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ समानता का साइन लगा है तो समीकरण है। और कितने चर, एक चर, इसके घात कितने, एक घात, तो इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 4, जेड भी ले लेते हैं, -3 हो जाता है बराबर -5 हो जाता है। ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें भी चर कितने, एक, कौन सा, ये जेड वाला, इस पे पावर कितना, एक, इसलिए ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो अब हमको लग रहा है कि आप सभी ना एक चर वाले रैखिक समीकरण को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। कहीं से भी किसी भी छात्रों को ये दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि सबको अब आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसमें एक चर, घात भी एक और समानता का साइन लगा हो तो हम कहेंगे कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब एक चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसे यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण दिया गया है। ये क्या है, उदाहरण है एक चर वाले रैखिक समीकरण का, एक वाले रैखिक समीकरण का। एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है, तो उदाहरण है इस टाइप का जो भी होगा वो उसे हम बोल सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ऐसा हमको नहीं लगता कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को आपको पहचानने में कोई दिक्कत या कठिनाई होने वाली है। अब इस पे प्रश्न कर लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि 2x + क्या है, 3 = 0, तो इसका ही हल कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे हल लिखते हैं और इस दिए गए इक्वेशन को लेते हैं। 2x + क्या है, 3 = 0। हमको निकालना है यहाँ पे x का वैल्यू। क्या निकालना है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं कि x के साथ जो ये 3 है ना, ये अचर राशि है। x के साथ जो 3 है वह अचर राशि है। इस अचर को पहले हमको RHS की तरफ ले जाना होगा। तो ये 2x का 2x रह जाएगा, = का =0 का 0, ये +3 जो है इस तरफ आएगा, मतलब RHS की तरफ आता है तो ये अपने साइन को चेंज करेगा। साइन को चेंज किया मतलब प्लस से क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये 2x का 2x रहा और बराबर का बराबर लेते हैं और इन दोनों को घटाते हैं तो बचेगा क्या, तो -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3। -3 क्यों आया, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है जी, बड़ी संख्या क्या है, -3 है, इसीलिए घटाने के बाद इसी का चिन्ह लेना पड़ा है। x का वैल्यू अब क्या आएगा, तो x और 2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर ये 2 को LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं तो ये 3 का बट्टा होगा। यही आपका x का वैल्यू निकल के आ गया। तो x = क्या मिला, -3/2। ये -3/2, अगर इस -3/2 को इस समीकरण में x के जगह पे पुट करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे, पुट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 0, जो समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर ये इक्वेशन इस 2x + 3 = 0 का अगर कोई हल पूछेगा तो क्या बताएंगे जी, -3/2 है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर सकता है, करेगा ही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 5/2 = 6 है। यहाँ पे एक समीकरण है, ये भी समीकरण देखा जाए तो कितने चर में है, एक चर में है। इस चर x
जहां पे चर क्या है जी, x है, इसको सॉल्व करेंगे और इस x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा काम होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि इसके बट्टा में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका तिर्यक गुना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा। तो 1 से सबसे पहले 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x, माइनस का माइनस चिन्ह रह जाएगा। और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा मिलेगा क्या, 5 मिलेगा। और बराबर में क्या है, तो 2 से 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अभी भी हमारा x का वैल्यू नहीं निकला, x का वैल्यू हम निकालने चले हैं तो क्या करते हैं फिर से आगे। अब हम करेंगे ये 3x का 3x रह जाएगा, -5 लेफ्ट साइड में है तो इसको ले जाते हैं राइट साइड में। तो क्या होगा, बराबर का बराबर 12 का 12 और ये -5 जब लेफ्ट से क्या आएगा राइट में तो ये अपने साइन को बदलेगा और क्या बनाएगा, +5 बनाएगा। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐड करने पे ये आएगा 17। क्या आ जाएगा, 17 आएगा। अभी x का वैल्यू निकला नहीं है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये 3 और x आपस में गुना में है तो x का वैल्यू निकालते समय ये 3 जाएगा 17 के बट्टा में। तो x का मान क्या मिला जी हमें, x का मान मिला 17/3। क्या मिला जी, x का मान 17/3। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का वैल्यू आया है x = -3/2 और यहाँ पे इस इक्वेशन का वैल्यू आया 17/3। इससे हमें एक बात की पता तो चली कि अगर रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसका केवल एक हल प्राप्त होगा। उसका कितने हल प्राप्त होंगे, केवल एक ही हल प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जिसमें क्या हो, दो चर हो और उसका भी उच्चतम घात क्या हो, एक हो। क्योंकि रैखिक यहाँ पे जुड़ा हुआ, जहां भी रैखिक जुड़ा होगा इसका अर्थ है कि उसका घात क्या होना चाहिए, एक घात होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग देखेंगे कि दो चर हो और साथ में उसकी घात जो हो, उच्चतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम बोल सकते हैं कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब मानक रूप पे ध्यान देते हैं कि इसका मानक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे इसका मानक रूप लिखा गया है कि ax + by + c = क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x जो है एक चर का काम कर रहा है और दूसरा चर क्या है, तो y। ये दोनों क्या है, चर है। तो यहाँ पे देखा गया कि एक यहाँ चर और एक यहाँ चर, इसलिए ये क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, जहां a और b 0 नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे a की जगह पे 0 रखेंगे तो x खत्म और b की जगह पे 0 रख दिए तो b y ये पूरे का पूरा बनाएगा क्या, 0। मतलब ये वाला भी खत्म चर। तो अगर चर ही खत्म हो जाए तो ये समीकरण नहीं हो पाएगा। और जहां a b c क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। वास्तविक संख्या तो होंगे लेकिन a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या है। लेकिन पहले ही बताया गया है कि a और b 0 नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा a और b के जगह पे सभी वास्तविक संख्या को लिया जा सकता है। और मेरा चैप्टर जो है इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो यहाँ पे युग्म की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है, जोड़ा की बात हो रही है। तो जोड़ा लेंगे समीकरण का। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा लिया गया है। इस जोड़ा का रूप क्या है, तो a1x + b1y + c1 = 0। ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों का। और ये वाला क्या होगा जी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो रूप है और ये है, दोनों लगभग इक्वल है। केवल क्या किया गया है कि यहाँ दो इक्वेशन लिए गए हैं, इसलिए एक्स वाई के गुणांक का नाम अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि x के गुणांक को क्या बोलेंगे जी, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक पहले इक्वेशन का है, x का गुणांक जो है पहले समीकरण का a1 है। x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक है a1। ये किस इक्वेशन की बात हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है। y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक यहाँ पे हमारा b1 है
और अचर पद क्या है, तो अचर पद की जगह पे C1 दिया गया। ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन में A1 जो है x का गुणांक है, B1 जो है y का गुणांक है और C1 क्या है, अचर पद है। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे तो x का गुणांक सेकेंड इक्वेशन में A2 है। y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक उसी तरह बदल गया तो यहाँ पे B2 बन जाएगा और अचर पद क्या बनेगा, तो अचर पद इसमें C2 बनेगा। क्या बनेगा जी, अचर पद C2 बन जाएगा। अचर पद क्या बनेगा, C2 बन जाएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ जो व्यापक रूप है इसी से पता चल रहा है कि x के गुणांक को A बोलते हैं, y के गुणांक को B बोलते हैं और अचर पद को C बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए इसमें 1 1 1 लगा है और सेकेंड इक्वेशन है तो इसमें 2 लगा देंगे, A2 B2 C2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला इक्वेशन हो जाएगा, जिससे ये एक समीकरण का क्या प्राप्त हो रहा है, युग्म प्राप्त हो रहा है। जहां पे एक्स वाई क्या होंगे, तो यहाँ पे भी एक्स वाई को हम लोग क्या डिनोट कर दिए जी, चर बता दिए कि एक्स वाई क्या होगा, मेरा चर होगा। और बाकी जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है वो अचर का काम करेगा, जो वास्तविक संख्या होगा। और जहां पे A1 B1 A2 B2 जीरो नहीं हो सकते हैं। तो हमने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, तो जिसमें दो चर हो और घात उनका एक हो तो हम बोल सकते हैं कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। उसी तरह अगर तीन चर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसी स्लाइड पे समझ लेते हैं। यहाँ देखते हैं उदाहरण के तौर पे, उदाहरण देखते हैं 2x प्लस 3y इजकल टू 7। ये एक आपका क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। क्या है, जिसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आगे उदाहरण लेते हैं जिससे पहचान सके, पहचानने में हमें दिक्कत नहीं हो कि किसे दो चर वाले या किसी तीन चर वाले बोल सकते हैं। तो एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5z इजकल टू 0। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने चर हैं। सबसे पहले ये काउंट करेंगे कि इसमें चरों की संख्या कितनी हो रही है। तो यहाँ देखते हैं एक चर, यहाँ एक और दूसरा चर और यहाँ पे एक तीसरा चर। मतलब चरों की जो संख्या है, चरों की जो संख्या है कितनी है, चरों की संख्या हमें टोटल मिला क्या, तो 3 मिला। तो इसे हम लोग बोलेंगे तीन चर वाले रैखिक समीकरण। इसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ एक चर और यहाँ एक चर, ये दो चर है। ये क्या है, हमारे पास दो चर है, इसलिए इसे बोला गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पे एक दो और तीन, इसमें तीन चर हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे तीन चर वाले रैखिक समीकरण। इसी तरह जितने चर दिए होंगे काउंट करके बताया जा सकता है कि इसमें कितने चर हैं और इसे कैसे नाम दिया जाएगा। जैसे दो चर वाले को दो चर वाले को दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं, तीन चर वाले को तीन चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, एक चर वाले को एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। घात भी देखा जाए तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। सब में घात क्या होना चाहिए जी, सबकी एक होनी चाहिए। अब घात एक होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा हम लोग स्लाइड लेते हैं, इस पे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या दिया है, 2x प्लस 4 दिया हुआ। इसे समीकरण बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो इसे समीकरण नहीं बोलेंगे। यह समीकरण नहीं है, यह समीकरण नहीं है, यह समीकरण नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्योंकि जब भी समीकरण हो तो उसमें बराबर के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। 0 1 2 3 4 हो तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण है, अगर वह नहीं है तो समीकरण नहीं है। तो इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, बहुपद कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। और इसी में अगर हम कह दें कि 2x प्लस 4 इजकल टू 0, तो इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण। इसे क्या बोलेंगे जी, समीकरण बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ, तो बराबर के बाद एक संख्या आया जो क्या है, 0 है। इस 0 के जगह पे कोई भी संख्या ले सकते हैं तो समीकरण होगा। अगर ऐसे मिलता है इस टाइप का तो समीकरण नहीं होगा, उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि समीकरण हल करने की विधि, मतलब समीकरण को कैसे हल
किया जाए। इसके लिए दो विधियां हैं, एक बीजगणितीय विधि बोलते हैं, एक बोलते हैं ग्राफीय विधि। तो पहला देखते हैं इधर बीजगणितीय विधि, हम लोग बीजगणितीय विधि देखेंगे। ये क्या हमारे पास बीजगणितीय विधि, और दूसरा क्या है ग्राफीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में हम लोग को क्या पढ़ना है कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि पढ़ना है, और उसके बाद 3 नंबर में वर्ज गुणन विधि पढ़ना है। ये हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में तीनों विधि की जिक्र है। ये तीनों विधि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों विधि क्या है तो इम्पोर्टेंट है। ये तुलनात्मक और अनुपात निर्णय विधि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस विधि को भी हम लोग क्या करेंगे सीख लेंगे कि आगे कभी भी अगर हमको जरूरत पड़ा तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे हमारे बुक में जो है प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन विधि के बारे में पढ़ना है, और इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। और मार्क्स की भी बात किया जाए इस चैप्टर के लिए, तो इसमें मार्क्स अगर देखते हैं ना, मार्क्स कितने नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो इसमें जो है प्रत्येक वर्ष 20 मार्क्स तो रहता ही रहता है। 20 प्लस ही बोल सकते हैं, 20 प्लस से मार्क्स का आना है प्रत्येक साल। दो तो लॉन्ग टाइप आता है, दो क्वेश्चन क्या आते हैं लॉन्ग टाइप, जो 5 नंबर के होते हैं, जो 10 नंबर मिल जाएंगे हमको। एक ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए आता है, और एक इन तीनों विधि में से किसी भी विधि से सॉल्व करना होता है। दूसरा है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है ये 2 या 3 क्वेश्चन हमें मिलेंगे देखने को, तो ये टोटल या तो 4 या 6 नंबर का हो जाएंगे, 4 या 6 नंबर को मिलेंगे। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्या आते हैं जी 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं प्रत्येक वर्ष। तो टोटल 20 या 20 से अधिक भी मार्क्स हमको इस चैप्टर से देखने को मिलता है, और ये इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, और बहुत सारे एक्सरसाइज में इसका उपयोग भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि बोलते किसे हैं, या प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इन दोनों चीजों को पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे, उसके बाद ब्रज गुणन विधि को सीखेंगे, तब तुलनात्मक, तब उसके बाद अनुपात। पांचों विधि को सीखने के बाद आगे की चर्चा होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक बीजगणितीय विधि है। इसमें क्या होता है तो एक समीकरण से एक चर का वैल्यू ज्ञात करके दूसरे चर में उसे प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसे बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग इसी विधि के माध्यम से मतलब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देख लेते हैं इस समीकरण को, यहाँ दिया गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाले समीकरण, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड वाले समीकरण। थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक बीजगणितीय विधि है। क्या है ये बीजगणितीय विधि है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जिसमें एक समीकरण से मतलब ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई एक ले लेंगे, एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर, मतलब एक चर का मान क्या करना है निकालना। हमारे पास कितने चर है, इसमें दो चर है, एक्स और वाई। इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू क्या करना है निकालना है, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। जैसे कहने का अर्थ है कि अगर हम पहले वाले समीकरण से x का वैल्यू निकालते हैं और उसे कहाँ रख देंगे दूसरे वाले समीकरण में x के जगह पे क्या कर देंगे रख देंगे, इसका अर्थ हो जाएगा कि यह क्या हो गया x प्रतिस्थापित हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, तो हल लिखेंगे, और जो दी गई समीकरण है उस समीकरण को हमें लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या है तो 3x प्लस 5y इजकल टू में हमारे पास है 13। दूसरा समीकरण क्या है तो x प्लस 2y बराबर 5। ये हो गया हमारे पास कितने नंबर वाला 2 नंबर समीकरण। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे कि क्या है ये 1 नंबर है, और ये क्या है 2 नंबर है। ये हमारे पास क्या है तो 1 नंबर है, यहाँ पे 13 दिया गया है,
ये पहला समीकरण और ये क्या हो गया जी, दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए यहाँ बोला क्या है, जिसमें एक समीकरण से एक चर का मान निकालना, मतलब किसी भी समीकरण से क्या कीजिए, एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण एक से या समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक से या समीकरण एक को हल करने पे। तो यहाँ करते हैं समीकरण एक हल करने पे, मतलब एक को हल कर दीजिए, हल करने पे समीकरण एक को हल करने पे। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y इजकल टू 13, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन दिए गए। इसमें हम क्या करते हैं, एक चर का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले या तो x का निकालो नहीं तो y का निकालो। तो हम कहेंगे x का ही मान निकाल लिया जाए। किसका निकाल लिया जाए, x का मान निकाल लिया जाए। तो देखिए यहाँ 3x का क्या लेंगे, 3x, और इस 5y को ना लेफ्ट साइड से ले जाना है राइट साइड में। तो यहाँ बराबर का बराबर दे दो, 13 का 13 ले लो, और यहाँ प्लस में है तो ये जाके क्या होगा, उस तरफ माइनस हो जाएगा, चिन्ह को अपने क्या कर लेगा, ये परिवर्तित कर लेगा। अभी भी x का वैल्यू नहीं निकला तो x का निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 3 और x, यहाँ समझ लेते हैं 3 और x, देखिए यहाँ 3 और x, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इसके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका अर्थ है कि गुना है, और इस गुने वाले संख्या को बराबर टपाएंगे तो ये हो जाता है भाग, भाग में जाएगा, मतलब क्या करेगा, 13 माइनस 5y को क्या करेगा, ये 3 से डिवाइड करेगा। ये हम ले सकते हैं, इसको कितने नंबर इक्वेशन ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं थर्ड नंबर इक्वेशन मान लेते हैं कि ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब x का मान देखिए यहाँ लिखा गया, जिसमें एक समीकरण से एक चर का मान निकाले, एक चर का निकाल लिए मान, इस चर का मान निकाल कर क्या करना है जी, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। मतलब पहले वाले को हल किए हैं तो इस x का मान कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। तो यह मेरा जाएगा क्या, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख दिया जाता है, 2 में रखने पर। तो 2 वाले इक्वेशन को हम लोग लेंगे, 2 वाला मेरा क्या है जी, मेरा समीकरण 2 वाला क्या है, x प्लस 2y बराबर 5। तो लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 5 है। तो x के जगह पे प्रतिस्थापित करना है। तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू ये हमारे पास मिला है, कितना है, तो इसको रखते हैं 13 माइनस 5y बट्टा क्या है, तो 3 है, और यहाँ प्लस का प्लस लेंगे, 2y का 2y लेंगे, और बराबर में क्या दिया गया है, तो 5 दिया गया, तो 5 को लेंगे ही लेंगे। अब मेरे पास क्या आया, तो ये बट्टे के फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या होगा, बट्टा का जोड़ बनाना होगा। बट्टा का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेते हैं, लॉसा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 3 का लॉसा लेना है, एलसीएम लेना है। तो 1 और 3 का जो एलसीएम होगा 3 ही होगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना जी, 13 माइनस 5y, और यहाँ देखते हैं प्लस का प्लस, ये 1 से जो 3 है 3 मरते कटेगा, तो 3 से क्या करेंगे, इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, y का y हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 ही लेंगे। अब इधर ऐड करने वाला होगा तो ऐड करेंगे, घटाव करने वाला होगा तो घटाव करेंगे, दोनों में से जो होने वाला होगा कर लिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, 13 है, 13 क्या है, तो अचर राशि है। इधर इन दोनों क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, तो चर राशि है। तो ये अचर और चर एक साथ ऐड नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं है। तो 13 का 13 ले लेंगे, माइनस और ये प्लस, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो घटाने पे क्या प्राप्त होगा, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1, और y क्या, y मतलब 1y, 1y को हम लोग लिखते हैं केवल y, और वो भी क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का ही चिन्ह लिया जाता है। बट्टा का क्या है, तो 3 है तो 3 लेंगे, बराबर में क्या है, तो 5 है तो 5 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसके बट्टा में क्या छिपा, इसके बट्टे में 1 है, तो 1 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा 13, और 1 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y, और फिर से बराबर का बराबर, और ये 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो 15 बन जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y को रखेंगे, क्योंकि y यहाँ देखते हैं प्लस में है, तो
y लेंगे, बराबर क्या क्या बराबर ले लीजिए 15 का 15 लेंगे, और ये तेरे जो प्लस में है वो उसको करेंगे बराबर, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, y का वैल्यू हो जाएगा मेरा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमको निकल के आ रहा है, देख लेते हैं क्या था, यहाँ देख लीजिए 15 माइनस 13 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 2। तो y का मान निकल गया। एक समीकरण को हल किए और एक चर का मान निकाले, उस चर को क्या कर देते हैं, उस चर के मान को सेकेंड इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, y का वैल्यू प्राप्त हो गया। क्या मिला, तो 2 मिला। अब इस y के मान को हम लोग ले जाएंगे समीकरण थर्ड में, ऐसे 1 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा होगा, तो थर्ड वाला इक्वेशन आसान हो जाएगा। तो y का मान वहीं पे रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में क्या करते हैं, y के मान को रखते हैं। तो समीकरण 3 को भी देख लेते हैं कि समीकरण 3 क्या है। तो यहाँ लिखा गया समीकरण 3 को, ये समीकरण 3 को यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, ये समीकरण 3 है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। समीकरण 3 को x इजकल टू 13 माइनस 5y बट्टा 3 है, तो इसको लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे x इजकल टू 13 माइनस, और देख लिया जाए क्या है, x इजकल टू माइनस 5y है, x इजकल टू माइनस 5y, x इजकल टू क्या है, तो माइनस 5y बट्टा क्या है 3 है। तो हमें क्या मिला है, y का वैल्यू मिला है, कितना मिला है, तो 2 मिला है। तो जहां y दिखेगा वहीं पे इसको क्या रखेंगे, रख देंगे, तो 5 का 5 हो गया, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 ले लीजिए, y का वैल्यू निकल के आया था, और बट्टा 3 है, और यहाँ पे बचा क्या 13 का 13, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाएंगे 10, कितने प्राप्त होंगे हमें 10, और बट्टा का क्या है 3 है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 13 में से 10 जाएगा तो 3, और बट्टा 3, तो 3 से 3 कटा, कितने मरते, तो 1। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू प्राप्त हुआ क्या, तो x इजकल टू मिला 1, और y का तो पहले ही निकाल चुके हैं, y का वैल्यू क्या आया 2 आया। तो ये आपका इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, जो समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करते हैं। तो इस x और y का मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो यही समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अभी हमने देखा प्रतिस्थापन विधि को, ऐसे ही बहुत सारे जो हमें एग्जाम्पल इस पे कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जिससे ये हमारा प्रतिस्थापन विधि क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद विलोपन और ब्रज गुणन विधि है, उसको भी हम लोग आगे क्या करेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे। इस पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे ये कंप्लीट हो जाए। होमवर्क में हमारा रहेगा क्या, 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसको क्या करना है, घर पे बेहतर ढंग से बना लेना है, जिससे ये प्रतिस्थापन विधि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, और बाकी जो अगला 2 विधि है उसको अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। तो होमवर्क के लिए है 3x प्लस 2y, यहाँ पे है 6, और यहाँ है 4x प्लस 9y इजकल टू में है 8। ये पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, और x और y का मान ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर में, 5x प्लस 6y, यहाँ पे हो जाएगा 11 ले लेते हैं। उसी तरह 8x माइनस 3y इजकल टू यहाँ ले लेते हैं 5। इसको बनाना हमें किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, और इसको बना लेना है। x और y के लिए सॉल्व करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, और ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये विधि लगभग आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। और अगले विधि को हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब मेरा होगा उसमें हम लोग अगर उस दोनों विधि को बेहतर ढंग से सीखेंगे। आज के लिए मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है।
धन्यवाद।